तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, ये समझ लेते हैं। कई बार तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अभिवृद्धि को और विकास को एक ही रूप में ले लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ग्रोथ का संबंध यानी कि अभिवृद्धि का संबंध, वृद्धि शब्द उसमें आ रहा है, का संबंध हमेशा बढ़ने से होता है। बढ़ना मतलब एक साइज में बढ़ना जो हम देख सकें, जिसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया जा सके। ठीक है, जैसे क्या, लंबाई का बढ़ना, ठीक है, वेट का बढ़ना। अब लंबाई बढ़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, एक इंच टेप यूज़ करके स्केलिंग कर सकते हैं कि कितने इंच लंबाई बढ़ गई है। वेट बढ़ रहा है तो उसको हम तोल सकते हैं, कितने किलोग्राम वेट बढ़ गया है हमारा, राइट। इसके अलावा और भी कई सारे पैमाने होते हैं ग्रोथ को मेज़र करने के। तो बहरहाल मोटा मोटा समझने के लिए इसे आप देख सकते हो। तो जिन्होंने अपने सामने बच्चों की अपब्रिंगिंग होते हुए देखी होगी, निश्चित रूप से उन्हें पता होगा कि बच्चे धीरे 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 बढ़ते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब वो 3 किलोग्राम का बच्चा जो है वो 8 किलोग्राम का हो गया है, कब वो 12 का, कब 16 का, और कब वो 56 का हो गया है ना। तो क्या हो रहा है, ये किलोग्राम भार बढ़ रहा है बच्चे का। वो जो भार बढ़ रहा है वो किस आधार पर बढ़ रहा है, वो उसके मांसपेशियों के आधार पर बढ़ रहा है, उसकी हड्डियों के आधार पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब सेम प्रपोर्शन में बढ़ते रहते हैं, यानी कि उनकी अभिवृद्धि या ग्रोथ जो है वो सेम प्रपोर्शन में होती है। ये हमें याद रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि हम मेज़र कर सकते हैं, हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इसीलिए अभिवृद्धि या फिर ग्रोथ को हम मात्रात्मक रूप में स्वीकार करते हैं। इट मीन्स क्वांटिटेटिव चेंज इन अ बॉडी। शरीर में जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं। मात्रा से मतलब क्या है हमारा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, मात्रा मतलब ये हिंदी की मात्रा नहीं है, ठीक है ना, ई की मात्रा उ की मात्रा लगा दी, ये नहीं। हालांकि इसका भी संबंध आपका उसी से होता है जो हम बात करने जा रहे हैं। तो क्वांटिटी मतलब कितना है कितना नहीं है, इससे जैसे आपके पास थाली में 1 रोटी है, 2 रोटी हैं, 4 रोटी, तो ये जो नंबर्स हैं यही क्या है, आपका मात्रा है, यही क्वांटिटी है। तो बच्चे का वेट कितने किलोग्राम बढ़ रहा है, बच्चे की लंबाई कितने इंच या सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो जो भी वो गैपिंग होगी उसी को हम मात्रा कह देते हैं। तो इट मीन्स इसको आप ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब वस्तुनिष्ठ रूप से आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं आसानी से। तो वहीं दूसरी ओर जो विकास की हम बात करते हैं, तो विकास के बहुत सारे पक्ष होते हैं। उनमें से एक पक्ष ग्रोथ भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास जो है वो एक व्यापक अवधारणा है और ग्रोथ एक छोटी अवधारणा है जिसकी सीमा तय है। विकास की सीमा तय नहीं है। ग्रोथ अमूमन हर बच्चे में 18 वर्ष तक होता है, उससे ऊपर नहीं होता, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है, या फिर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनका मानना है कि मनुष्य में 18 वर्ष तक ग्रोथ होने की संभावना होती है, मतलब उसकी लंबाई वगैरह 18 वर्ष तक बढ़ेगी। विकास की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, विकास के बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक विकास। अब ये शारीरिक विकास की जब हम बात करेंगे तो शारीरिक विकास के अंदर ही ग्रोथ आ जाएगा कम्प्लीटली। पूरी जो ग्रोथ है, पूरा जो अभिवृद्धि है वो शारीरिक विकास के अंदर ही समाहित हो जाएगा। और शारीरिक विकास सिर्फ ग्रोथ तक ही सीमित नहीं होता, उससे ऊपर भी होता है। मानसिक विकास है, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, अगर अंग्रेजी में बोले तो फिजिकल चेंज या फिर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज
डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास। अभी हाल ही में आपने कुछ सिद्धांत पढ़े उसके। तो विकास के बहुत सारे पक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट रिफर्स टू अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। इट इज़ क्वालिटेटिव चेंज इन द चाइल्ड्स फंक्शनिंग। तो बच्चे के व्यवहार में जो भी परिवर्तन, जो भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बच्चे की थॉट प्रोसेस में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो सब के सब क्या है, आपके विकास के बोधक हैं। और इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ने दूसरे का सम्मान करना सीख लिया है, तो अब यहाँ पर प्रश्न मात्रा का नहीं आएगा। मतलब कि आप ये नहीं कहेंगे कितने किलोग्राम सम्मान करना सीख लिया है, कितने इंच सम्मान करना सीख लिया है, ठीक है ना, कितने लीटर सम्मान करना सीख लिया, ऐसी बातें आप नहीं कह पाएंगे। वो जो सम्मान करना सीखा है वो एक गुण है। वो अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अधिक और कम हम उसे कह सकते हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको हम क्वालिटेटिव चेंज के रूप में देखते हैं। भाषा, लैंग्वेज, किसी बच्चे ने अगर भाषा के कौशल सीखे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चे ने कितना पढ़ना लिखना सीख लिया है, कितना सुनना बोलना सीख लिया है। उसका कोई एक निश्चित पैमाना नहीं होता है। और जो पैमाने हम तय करते हैं लर्निंग आउटकम्स के रूप में या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, जिसको हम हिंदी में शिक्षण उद्देश्य भी कहते हैं, वो सिर्फ गुणात्मक आधार पर ही किए जाते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि कौशलों का अर्जन इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य होता है, तो वही स्किल की बात हम यहाँ पर डेवलपमेंट में देखते हैं। ओके, अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, मतलब मेज़रमेंट की बात करें, तो हम इसका मेज़रमेंट सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस में कर सकते हैं। और वो ऑब्जर्वेशन भी कुछ मानकों के आधार पर, कुछ स्टैंडर्ड्स के आधार पर होगा, ठीक है। वो साइंटिफिक नहीं हो पाएगा। अब ये साइंटिफिक का मतलब क्या होता है और नॉन साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, जिसके इस्तेमाल करके आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उसकी स्क्रीन कितने इंच की है, तो अगर आपने उसको नापने का प्रयास किया तो आप नापेंगे, आप कहेंगे कि 6.5 इंच की है। अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर के आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को नापता है, तो उसकी स्क्रीन जो है वो 6.5 इंच की ही नापी जाएगी। इज़ इट क्लियर? ऐसा होगा या नहीं होगा? लेकिन वहीं वहीं दूसरी तरफ, हाँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके जो साथ में आपके फ्रेंड हैं, उनमें क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो अब उन क्वालिटीज़ को हर व्यक्ति उसी रूप में नहीं स्वीकार कर सकता, ठीक है। माना कि आपको अपने फ्रेंड में कुछ क्वालिटीज़ लगती है, आपने गिनवा दी, तो ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन आकर के ऑब्ज़र्व करेगा और उसको भी वही क्वालिटीज़ दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर के ये है कहने का कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में जो आंकड़े होते हैं वो रिजिड होते हैं, जबकि क्वालिटी में वो चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की, जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले इनका एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको अगर लिखना हो तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, अभिवृद्धि बनाम विकास। अभिवृद्धि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक होती है मात्र,
या कहें कि जन्म से पहले जब बच्चा कंसीव होता है यानी गर्भावस्था में होता है तब भी हो रही होती है। विकास जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक निरंतर होता रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। जब इंसान समाप्त होता है तभी समाप्त होता है। तो इट मीन्स क्या, एक डिफरेंस तो ये हो गया कि अभिवृद्धि की आयु तय होती है 18 वर्ष, विकास की कोई आयु नहीं होती, तो हमेशा चलता रहता है। दूसरा अंतर, अभिवृद्धि सामान्यतः मात्रात्मक होती है, यानी कि अभिवृद्धि का जो मापन होता है उसको हम मात्रात्मक रूप में लिख सकते हैं या जांच सकते हैं, जबकि विकास का मापन गुणात्मक रूप में किया जाता है। अच्छा, मात्रात्मक को गणनात्मक भी कहते हैं, हाँ, गणना करना, ठीक है। तो विकास को गुणात्मक रूप में मापा जाता है। अब ये गणनात्मक क्या है, गुणात्मक क्या है, मैं बता चुका हूँ। क्लियर हो गया। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर। तो अभिवृद्धि की एक सीमा होती है, ये कहें कि यह मनुष्य के जीवन का एक छोटा सा रूप है, जबकि विकास एक व्यापक रूप है जिसके अंदर अभिवृद्धि समाहित होती है। तो ये कुछ अंतर हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने डिस्कशन में आपको कम से कम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम प्रिंसिपल्स की तरफ। क्या इनके सिद्धांत हैं? तो देखिए, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लगभग 20 से 25 सिद्धांत किताबों में अलग अलग नाम से देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कि प्रायः आप लोगों की परीक्षाओं में यूटेट सीटेट आदि में पूछे जाते हैं। तो सेफलोकॉडल, इसको हिंदी में भी आप सेफलोकॉडल लिखिएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो आप लोगों को चित्र देखने को मिल रहा होगा, ये कि ऊपर से लेकर के नीचे की ओर को एरो बना हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस सिद्धांत को हम हेड टू टेल लिख लीजिएगा। हेड टू टेल, सर से पूंछ तक, सर से पैर मत लिख देना है कहीं, सर से पूंछ तक, या फिर डाउनवर्ड अप्रोच, नीचे की ओर को मतलब, ठीक है, अप्रोच उपागम के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है अभिवृद्धि का या विकास का, वो सबसे पहले सर से, मतलब कि जो हमारे सर का क्षेत्र होता है ऊपर का, वहाँ से आरंभ होता है और नीचे की ओर ये चलता रहता है, ठीक। इसीलिए आप स्क्रीन में देखते देखते रहें पॉइंट्स। द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट, देन द आर्म्स एंड द लेग। तो इसीलिए क्योंकि ऊपर से ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, तो बच्चे का कंट्रोल पहले अपने सर पर होता है। आपने देखा होगा, अगर ऑब्ज़र्व नहीं किया है तो करने की कोशिश कीजिएगा। छोटा बच्चा जो होता है 5-7 महीने का, वो अपने सर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। जहाँ मर्जी वहाँ हिला लेना, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे हिला लेना, आराम से कर लेता है वो। जहाँ मर्जी वहाँ मार देना सर को, जहाँ मर्जी वहाँ घुमा देना मुंडी को अपनी, आप देखिएगा ऐसा कर लेता है बच्चा आराम से। लेकिन वहीं पर अगर हम कहें कि बच्चा घुटनों के बल जहाँ मर्जी वहाँ चल के चले जाए, ये कंट्रोल बच्चे के हाथ में अभी नहीं होता है, ठीक है ना। वो घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उतना सक्षम नहीं हो पाता कि चल पाए। तो कंट्रोल क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे आता है। पहले कंट्रोल सर पे आया, उसका सर जहाँ मर्जी वहाँ हिला ले रहा है। फिर हाथों में आया, वो हाथों को आसानी से हिला लेता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको।
फिर धीरे 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 अपने कमर की साइड को आया, यानी कि अब वो बैठ पा रहा है, समझ में आया? फिर धीरे धीरे पैरों की तरफ, यानी कि वो चल पा रहा है। तो इस तरीके से कंट्रोल क्या है आपका, ऊपर से नीचे की ओर आता रहता है, और इसी को हम बोलते हैं हेड टू टेल अप्रोच या फिर डाउनवर्ड अप्रोच। क्लियर हो गया? आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इन्फेंट्स डेवलप कंट्रोल ऑफ द हेड एंड फेस मूवमेंट्स एट फर्स्ट 2 मंथ, कि 2 माह में ही, शुरुआत के जन्म के लेते ही 2 माह के अंदर बच्चा अपने सर को हिलाना और चेहरे को मूव करना ये कर लेता आराम से। उसके कुछ महीनों बाद बच्चा अपने हाथों को हिलाने में सक्षम हो पाता है। हाथों को हिलाना एक अलग बात है, वो तो बच्चा बचपन से ही पैदा होते ही कर रहा है, लेकिन हाथों को कंट्रोल के साथ हिलाना, कितना उठाना है कितना गिराना है, ये कंट्रोल। आपने देखा होगा कि बच्चा जब 5-7 महीने का होता है तो वो हाथ को ज़मीन पर रख करके बैठने की कोशिश भी करता है, यानी कि अब वो हाथ का कंट्रोल सीख गया है अच्छे से, ठीक है ना? इसे बोलते हैं कंट्रोल। और इस तरीके से ये कंट्रोल आपका नीचे की ओर जाता रहता है। देन आते हैं सेकंड जो हमारा मेजर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, दैट इज़ प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो कि एग्जाम में पूछा आता है बहुत ज़्यादा। पहले सेफ्लोगोडल, फिर अब प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफ्लोगोडल को हम हेड टू टेल अप्रोच बोलते हैं। बाकी सारी जो कहानी है मैंने आपके सामने रख दी। प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन क्या होता है, आप ये देख रहे होंगे कि 2 एरो अलग अलग एंड में बने हुए हैं, यानी कि बीच से लेकर के आपका दोनों साइड बराबर गया है। तो इट मीन्स ये सेंटर पार्ट से बॉडी के आउटर पार्ट की तरफ जाता है, ठीक है? तो इसे बोलते हैं हम प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो आप देख भी सकते हैं इन प्रोसेस, द प्रोसेस इन प्रॉक्सिमोडिस्टल फ्रॉम सेंटर और मिडिल लाइन, जो बीच का जो पार्ट है ना, वहाँ से उसके आउटर जो पार्ट्स होते हैं या एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है वहाँ तक जा रहा होता है। जैसे कि हम बात करें कि गर्दन से, अब देखो मेन क्या होता है ना, आप अगर स्क्रीन में देख रहे होंगे तो हमारे हाथ जो होते हैं वो भी जुड़े होते हैं कंधों से हमारे, ठीक है ना? और उन कंधों से ही हमारे हाथ को कंट्रोल मिलता है पूरा। अगर आप देखो कभी कंधे में चोट लगती है ना, तो अपने हाथ का यूज़ नहीं कर पाते अच्छे से। लेकिन जब हाथ में चोट लगी होती है, कोहनी में, या फिर कह सकते हैं कि हथेली में हमारा कि फ्रैक्चर है, तो जब आपकी हथेली फ्रैक्चर होती है तो नोटिस किया किसी ने, अगर किसी के साथ हुई हो घटना, तो जब आपकी हथेली फ्रैक्चर होती है तो आप कंधे का पूरा यूज़ करते हैं, पूरा कंट्रोल कर लेते हैं कंधे से। कभी किया ऐसा आपने? लेकिन जब कंधे में चोट लगी होती है, यानी कंधे में फ्रैक्चर है, तो उस बीच कंधे से लेकर के लास्ट तक का जो हमारी हथेली का पार्ट है वो बिल्कुल हम यूज़ नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, तो मेन पार्ट क्या है आपका, यस। जो सेंट्रल लाइन है, क्योंकि सेंट्रल लाइन ही हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, ये भी बताऊंगा आपको। और बॉडी में हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पूरी बॉडी को कंट्रोल, पूरे न्यूरॉन्स को कंट्रोल वही सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है ना? तो प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़, केंद्र से बाहर की ओर, ये आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? केंद्र से बाहर की ओर, है ना? नियर टू फार लिखा है अंग्रेजी में, आप देख सकते हैं। आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, तो इस तरीके ना आपको दिख जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप कर लेंगे। अब देखिए, द डायरेक्शनल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग बोथ प्रीनेटल, प्रीनेटल मतलब गर्भावस्था, जब बच्चा बाहर नहीं आया है उससे पहले की अवस्था है प्री, ठीक है? एंड पोस्ट नेटल stage may either be from head to foot, from center to extremities of the body. The spinal cord develop before outer part of the body, ये तो आप जानते ही हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है बच्चे की वो सबसे पहले डेवलप होती है। और जो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रही हैं, यानी कि जिनको बेबीज़ हैं अपने खुद के, तो उन्होंने गर्भावस्था के दौरान ये चीज़ें देखी भी होंगी। जब आप लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हो ना, तो उसमें जो बेबी का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो प्रॉपर दिखाई दे रहा होता है ना? उसका पूरा मूवमेंट जो होता है, हार्ट बीट्स वगैरह, ये सब डॉक्टर्स ऑलरेडी देख लेते हैं
उसके बाद आपको रिपोर्ट्स वगैरह दी जाती हैं। तो ये सब क्या है आपका, ये यही प्रेजेंट कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सबसे पहले विकसित होती है, उसके बाद फिर आपके हाथ पैर ये वो सब कुछ विकसित होना शुरू होते हैं। द चाइल्ड्स आर्म डेवलप्ड बिफोर द हैंड, द हैंड्स एंड फीट डेवलप बिफोर द फिंगर ऑफ द टूल्स। वही कह रहा है फिर वो, है ना, कि पहले कंधा विकसित होता है, फिर कोहनी, कोहनी विकसित होने के बाद फिर कलाई, कलाई के विकसित होने के बाद फिर आपकी उंगलियां, ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभिवृद्धि और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पर मैं अभिवृद्धि को हटाना चाहूँगा। अभिवृद्धि केवल 18 वर्ष तक होती है। विकास की जो क्रिया है ना, वो चलती रहती है जीवन पर्यंत। बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। विकास का मतलब सीखने से ही है। आप कुछ भी नया कौशल सीख रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट, विकास ही है वो आपका। आप आज यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टीचर बनना चाह रहे हैं। माना कि पहले आप पढ़ाने की कोशिश करते थे, आगे आकर के आपको पढ़ाना नहीं आता था, फिर आपने बीएड किया, ट्रेनिंग की, तो आपने पढ़ाना सीखा, स्टेज में आना सीखा। धीरे 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 जब टीचर बन जाएंगे तो आप हर साल अनुभव ले करके कुछ ना कुछ बेहतर विकास करते रहेंगे अपना। तो इस तरीके से जो विकास की क्रिया है निरंतर चलते रहती है। आप पहली बार खाना बनाते तो उतना टेस्टी नहीं बनता है, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है खाना बनाने का, वैसे वैसे आप टेस्टी खाना बनाना लगते हैं। ठीक है ना। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब क्या है, ये सब आप जानते ही हैं। फिर है नेक्स्ट आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑर्डरली और सिक्वेंशियल प्रोसेस। जो विकास है वो एक क्रम में होता है। अब इस क्रम का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें भाषाई विकास की, तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एकाग्रचित होकर के। क्या कभी किसी इंसान को देखा कि सीधे भाषा बोलना शुरू कर दिया उसने बिना अक्षर ज्ञान के? ऐसा नहीं पॉसिबल होता ना। अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है, पहले आपको उसके अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्ण सीखने पड़ेंगे, फिर शब्द बनाना सीखेंगे आप, फिर शब्दों को याद करेंगे, उनका प्रयोग करना सीखेंगे, फिर जाके वाक्य बनाना सीखेंगे, और फिर वाक्य का प्रयोग करना सीखेंगे। तो इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आप क्या करते हैं, सीख रहे होते हैं। तो एक सीक्वेंस होती है सीखने की। ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही ना आप लोगों को? बताइएगा प्लीज़। देन इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर। हमारा जो विकास होता है ना, वो वातावरण से भी प्रभावित होता है और आनुवांशिक जो कारक होते हैं वो भी उसको प्रभावित करते हैं। मतलब अगर मम्मी पापा इंटेलिजेंट है बच्चे के, तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, और उनके माता पिता के कुछ गुण बच्चे में आएंगे ही आएंगे। लेकिन वो जैसे वातावरण में रहेगा, वो वैसा बनने की संभावना उसमें अधिक रहेगी। ठीक है। माना मम्मी पापा ने कभी म्यूज़िक नहीं सीखा, बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पर म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, तो बच्चा म्यूज़िक में एक्सपर्ट बन जाएगा। पेरेंट्स नहीं है ना एक्सपर्ट, बट बच्चा बन गया एक्सपर्ट। ठीक है। तो इस तरीके से जेनेटिक फैक्टर भी काम करता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काम करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब आप पहले से ही कह सकते हैं कि अब क्या होने वाला है ना। जैसे बच्चा, आपने देखा होगा कि 7 महीने का बच्चा हो गया है, वो घुटनों के बल चलने की कोशिश कर रहा है, तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ठीक है अब तो 7 महीने का हो गया, चल रहा है घुटनों से, 1 साल में तो ये अपने पैरों से चलना शुरू कर देगा। मतलब पहले से ही बोल देते हैं वो। अगर वहीं पर 7 महीने का बच्चा अभी पलटना भी शुरू नहीं किया है, ठीक है, वो बैठ भी नहीं पा रहा है खुद से, तो उस स्थिति में बड़े बुजुर्ग कहेंगे कि इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा लेट है, ये 1.5-2 साल तक चल पाएगा सिर्फ। तो इस तरीके से वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। उनके अनुभव होते हैं अपने, तो अनुभवों के आधार पर इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है उसके आधार पर इसको प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स।
ये प्रश्न आपका सीटेट में 2-3 बार पूछा गया है, तो इसको स्पेशली याद रखिएगा। सेफलोकॉर्डल प्रोक्सिमल तो हमेशा पूछा जाता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब कि पहले सामान्य चीज़ सीखते हैं, फिर जटिल चीज़ें। उदाहरण ले लेते हैं भाषा विकास का हम। जब भाषा सीखते हैं तो आप सरल सरल शब्दों को सीखते हैं, सरल सरल वाक्य बनाते हैं। आप देखते भी होंगे कि बच्चों में से सरल वाक्य बनाए, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और भाषा में आप पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आप सीखते हैं अलंकार, रस, ठीक है, छंद, टिपिकल चीज़ें आप सीखते हैं। आप फिर कविताएं लिखना सीखते हैं, आप तुकबंदी करना सीखते हैं। तो जहाँ भाषा के आरंभ काल में आप सामान्य शब्दों का निर्माण करना, सामान्य वाक्यों का निर्माण करना, शब्दों के अर्थ याद करना, यही काम कर रहे थे, अब बड़े होकर के आप कविताएं लिखने का काम कर रहे हैं, आप आलोचनाएं लिखने का काम कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहे थे। तो इट मीन्स कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसका जो डेवलपमेंट है वो ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए ये आपके पास राइटिंग में है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो आपको नेट से आराम से मिल जाता है ना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं उसको हम समझ किस रूप में रहे हैं, ठीक है। सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर मोर क्रिटिकल। विकास की कुछ अवस्थाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं। जैसे कि आपने बीएड के दौरान पढ़ा होगा, किशोरावस्था को हम तूफान का काल कहते हैं, एज ऑफ स्ट्रोम कहा जाता है उसको। उस दौरान बच्चे के विकास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिज़िकल या बोलें कि बायोलॉजिकल कंपोजिशंस जो हैं बच्चे की, हार्मोन सेक्रेशन जो हैं वो एक अलग ही तरीके का हो रहा होता है उस टाइम पे। बच्चे के इमोशनल चेंजेस बहुत देखने को मिलते हैं, मूड स्विंग बहुत देखने को मिलता है ना। बच्चे का एक अलग सामाजिक दायरा बनने लगता है। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप बीएड में पढ़ते हैं, तो इस तरीके से कुछ अवस्थाएं होती हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होती है। ये हालांकि इतने काम का हमारा है नहीं। ग्रोथ इज़ अनइवन, ठीक है। तो चलिए ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, फिर बाकी तो इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है कि हर बच्चे का विकास एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी बोलने लगता है, कोई इस बच्चे को बोलने में समय लगता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी चलने लगता है, किसी बच्चे को चलने में समय लगता है। किसी बच्चे की बुद्धि अच्छी होती है, वो बहुत आसानी से घुल मिल जाता है, कहीं पर भी समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है, कुछ बच्चा नहीं कर पाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये तो आपको बेहतर पता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर फ़िलहाल आज की क्लास हम इतना ही कर रहे हैं। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह होते हैं तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू ऑल।